लीलागलल्लुलल्लोल कालव्यालविलासिने गणेशाय नमो नील कमलामलकांतये गणेशाय नमो नील कमलामलकांतये। ज्योतिष शास्त्र के इस पाठ्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी इस काउंसलिंग क्लास में उपस्थित हैं और आज की क्लास आप जानते हैं कि गोल से संबंधित है। इस कक्षा को मैं आरंभ करूं इसके पहले मैं पुनः पुनः अभिनंदन करता हूं यूएन त्रिपाठी सर का, जो कि इग्नू के रीजनल जो है डायरेक्टर है, जो है आरसी वाराणसी के। और मैं पुनः पुनः जो है धन्यवाद ज्ञापन करता हूं डॉक्टर संजय कुमार सर का, जिन्होंने इतना सुंदर जो है एक नियंत्रित कक्षा जो है जो है उसको आगे बढ़ाया है। और सर के निर्देशन में यह कक्षा जो है निरंतर चल रही है। और मुझे लगता है कि जितने भी स्तर के व्यवधान होते हैं तो सर उन सबका जो है समन करते हैं और बाकी छन करके मेरे तक जो है मेरे विषय की ही समस्याएं आती है। इसलिए भी सर का मैं पुनः पुनः अभिनंदन करता हूं। क्योंकि क्या होता है कि जब एकेडमिक काउंसलर से जब इस तरह के प्रश्न किए जाते हैं तो बड़ा पेचीदा सवाल होता है कि सर जो है फार्म कब भरी जाएगी। और मुझे लगता है कि इसकी जानकारी जो है आपको पूरी तरीके से सर ही दे पाते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न जो है जो भी आपको जो है रिलेटेड हो आपके सिलेबस से या पाठ्यक्रम से, आप सर से करेंगे। और जो भी आपके प्रश्न है जो कि आपकी पुस्तक से रिलेटेड हो कि इसमें सर ये वस्तु समझ में नहीं आई, तो तथ्यों से संबंधित प्रश्न आप हमसे करेंगे। आज मैं इस कक्षा को यहीं से शुरू करूंगा कि लास्ट कक्षा में हमने जो चर्चाएं की थी वहां से फिर हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमने आपसे कहा था कि इसके पहले जहां हमने कक्षा शुरू की तो सिद्धांत स्कंद का वैशिष्ट्य हमने देखा था, जिसमें एक श्लोक हमने पढ़ा था कि जानन जातक संहिता सगृत स्कंधैक देशावपि। ये इस श्लोक से हमने सिद्धांत की आवश्यकता को देखा था कि भाई सिद्धांत जानने की आवश्यकता क्या है। इसके बाद से सिद्धांत में कौन कौन से विषय होते हैं, कौन कौन से इन जो है टॉपिक्स होते हैं, इनको हमने देखा था कि भाई त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमांत, इस श्लोक के द्वारा। फिर हम आगे बढ़े थे तो आपको बताया था कि जो आपके यूनिट 1 में दिया हुआ है, जैसे दिग ज्ञान, देश ज्ञान, कालक ज्ञान, ग्रहण के दो प्रकार, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। इसके बाद से जो है ग्रहों की स्थिति, उसके बाद से जो है आपको उदयास्त ज्ञान, ग्रह एवं नक्षत्रों की युति, इन सब का एक समन्वय अगर आपको देखना हो तो मैंने आपसे 2-3 ग्रंथों के नाम भी बताए थे कि आप बेहिचक उठा करके सूर्य सिद्धांत अगर आप देखेंगे तो ये सारी विषय वस्तुएं आपको क्रमवार मिल जाएंगी, जिसमें कि मध्यमाधिकार में आपको जो है मध्यम ग्रहों की स्थिति क्या है, अहरगण क्या है इत्यादि, इसके सूत्र क्या है। तदनंतर स्पष्टाधिकार में ग्रह स्पष्टीकरण की प्रक्रिया क्या है, पंचांग क्या कहलाता है। इसके बाद से त्रिप्रश्नाधिकार में दिग्देश एवं काल संबंधी जो प्रश्न है इन पे विचार जो है आचार्यों ने विधिवत किया हुआ है। और इन सब पे विचार करने से पूर्व मैंने आपसे कहा था कि इन सब का जो मुख्य हेतु है, जिसके माध्यम से यह गणित समझे जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, इन सब का मुख्य हेतु जो है वह है गोल। और गोल के बिना कहा कि भोज्यम यथा सर्वरसम विनाज्यम राज्यम यथा राज विवर्जितम च सभा न भाति व सुभक्तहीना गोला न भिज्ञो गणकस तथात्र। आचार्य ने कहा है कि जैसे जो है भोजन में था सर्वरसम विनाज्यम, जो है सारा भोजन बना दीजिए लेकिन उसमें नमक ना हो तो वो किसी मतलब का नहीं है। इसी प्रकार से बहुत सुंदर राज्य हो और राज्य का कोई राजा ना हो तो आपको उस राजा जो वह राज्य जो है शोभायमान नहीं होता। इसी प्रकार से जो है अगर खूब अच्छी खूब सुंदर सी सभा हो और वह सुंदर सी सभा में अगर कोई अच्छा खासा सुंदर वक्ता ना हो तो उस सभा का कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। इसी प्रकार से अगर गोल से अनभिज्ञ अगर गणक है, गणक मतलब दैवज्ञ ज्योतिषी, तो वह गणक भी शोभा को प्राप्त नहीं होता है, यानी वह गणक भी निसंशय नहीं हो सकता है। आचार्यों ने कहा कि अगर गणितीय जितनी समस्याएं हैं, खगोलीय जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से यदि आप निसंशय यानी समस्या से हीन होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरे तथ्य आपको अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए आपको गोल का ज्ञान आवश्यक है। अब उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि जब हम गोल की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले गोल है क्या। तो एक परिभाषा हमने आपसे चर्चा की थी, ये मैं थोड़ा सा जो है एक बार रिव्यू करा देता हूं आपको कि चीजें आपको रिकॉल करने में आसानी होंगी, हम फिर पुराने विषय के साथ हम जुड़ करके आगे बढ़ सकेंगे। फिर हमने आपको गोल के परिभाषा के संदर्भ में बताया था कि गोल किसको कहते हैं, तो कहते हैं कि वृत्तार्धे स्वस्थिर व्यास रेखो परिसमन्ततः भ्राम्यमाणे घन क्षेत्रम जायते गोल एव सह। वहां बताया कि वृत्तार्ध को जो है स्थिर एक व्यास रेखा के ऊपर जब उसको घुमाते हैं तो एक घन क्षेत्र बनता है जिसको गोल कहते हैं।
घन क्षेत्र कहने से तात्पर्य है वह गोलीय कंदुकमान पदार्थ, मतलब जो गेंदा के जैसा, अगर आप देखते हैं फुटबॉल जो है उसको घन क्षेत्र कहेंगे, एक वृत्त को घन क्षेत्र नहीं कहा जाता है। यानी जिसमें कि जो है चारों तरफ से, यानी 3D का जो क्षेत्र बनेगा, त्रिविमीय जो क्षेत्र बनेगा, वह आपको गोल कहलाएगा। अब आपको मैंने इसके साथ ही एक बात और बताई थी कि जब हम यहाँ चर्चा करें, क्योंकि हमें जब गोल को आगे पढ़ना है तो उसके बेसिक्स जो है हमें ये जानना होगा कि कौन कौन सी वस्तुएं हमें दिमाग में रखनी है। फिर मैंने आपसे कहा था कि एक 90 डिग्री के चाप की चर्चा हुई थी कि जब हम कोई भी अब वृत्त बनाएंगे, जैसे नाड़ी वृत्त कह लें, क्रांति वृत्त कह लें, या जिस भी वृत्त की चर्चा हम करेंगे, वो सारे वृत्त किसी ना किसी चाप से बनेंगे। चाप से मतलब आर्क से। हमने आपसे कहा था कि सामान्य जब हम वृत्त में देखते हैं, जब संक्रियाएं करते हैं, तो वहां हम क्या करते हैं कि एक त्रिज्या लेते हैं जो कि कुछ सेंटीमीटर की या फिर कुछ फीट की, हम ऐसी लेते हैं। लेकिन जब हम चापीय क्षेत्र जब कोई लेते हैं, तो वहां हमेशा जो वृत्त बनेंगे, जो ट्रायंगल्स बनेंगे, वो चाप के ही द्वारा बनेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने कहा था कि फिर इसके बाद से आपको बताया था कि सामान्य त्रिभुज और चापीय त्रिभुज में क्या अंतर है। मतलब जो एक स्फेरिकल जो है आपका ट्रायंगल होता है और एक सामान्य ट्रायंगल में, जो रैखिक ट्रायंगल है, इसमें क्या अंतर है। सामान्य त्रिभुज में आपको बताया था कि जैसे हम लोग 3 रेखाओं से या 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, आपको त्रिभुज कहलाता है। उसमें तीनों कोणों का योग हमने जरूर पढ़ा रहा है, हम सभी ने जो है कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 7 में, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। ये सबने पढ़ रखा है, यहां तक किसी को संशय नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि ये तो सामान्य अवस्था की बात है, लेकिन जैसे ही हम स्फेरिकल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो आपको मैंने एक उदाहरण में दिखाया भी था कि एक सामान्य त्रिभुज जो है स्फेरिकल ट्रायंगल का 270 डिग्री का मैंने बना के दिखाया था, जिसमें मैंने 3 जो है आपको सर्कल्स लिए थे। एक जो है आपका हॉरिजॉन था, यानी कि जिसको हम क्षितिज वृत्त कहते हैं। दूसरा हमने एक नॉर्थ साउथ सर्कल लिया था जो कि याम्योत्तर वृत्त था, और एक ईस्ट वेस्ट सर्कल था जो कि पूर्वापर वृत्त था। इन तीनों वृत्त के संपातों पे हमने देखा था कि किस तरीके से जो है एक 270 डिग्री का हमारा कोण बना। अब यहाँ क्या हुआ, ये तो बात यहाँ फेल हो गई कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो ये सामान्य त्रिभुज में होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी स्फेरिकल ट्रायंगल होगा, चापीय त्रिभुज होगा, तो वहां तीनों को जो है, तीनों कोणों का मिनिमम योग जो है वह 2 समकोण से ज्यादा, यानी 180 डिग्री से अधिक, और जो है 5 समकोण से कम, यानी कि 450 डिग्री तक का आपका जो है स्फेरिकल ट्रायंगल बन जाएगा। और ये सामान्य अवस्था में नहीं। आप तो कहेंगे सर 360 अंश में वृत्त बन जाता है। तो जब कभी आप स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आपको आ जाएंगी। तो खैर, हमें उस पर बहुत फोकस नहीं करना है। हमें जितनी जरूरत थी, यानी 90 अंश का चाप कैसे लेंगे, वो मैंने आपको कल बताया था। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि जो भू केंद्र की ग्रह स्थिति है, यानी व्हाट इज द जियोसेंट्रिक फिर होगा पोजीशन। अभी अभी उसी के लिए ट्रेनिंग है तो पवन जी, जबरदस्ती आप में अपना माइक चला बंद रहा है। करेंगे, कौन केडिया जी। तो आपको बताया था कि कैसे जो है, यह हमारे यहाँ जियोसेंट्रिक प्लेनेटरी पोजीशन की चर्चा जो है आचार्य करते हैं। जियोसेंट्रिक पोजीशन में क्या है, आप जानते हैं कि 2 तरह की अपने यहाँ ग्रहों की कक्षाएं हैं। एक तो हेलिसेंट्रिक है, दूसरा जियोसेंट्रिक है, यानी कि सूर्य केंद्र की कक्षा है, और दूसरी भू केंद्र की कक्षा है। हम ज्योतिष शास्त्र में, यानी जो हमारी हमारी पारंपरिक विद्या है, जो हमारी परंपरा है, उसमें हम भू केंद्र की कक्षा को लेते हैं। भू केंद्र की कक्षा कहने का क्या मतलब है कि सबसे सेंटर में हमने भूमि को रखा, और उसके बाद से बताया कि आवृत तोयम क्रमात् चंद्र, यानी यह सबसे पहले किससे आवृत है, इसके चारों तरफ पहले सबसे पहली कक्षा किसकी है, तो चंद्रमा की। फिर किसकी है, तो बुध। फिर किसकी है, शुक्र। फिर किसकी है, तो अर्क। अर्क मतलब सूर्य। फिर भूभुआ में यानी मंगल। तो आवृत तोयम क्रमात् चंद्र बुध शुक्रार्क भूभुआ। फिर गोलैर जीवार के भानाम, जीव मने बृहस्पति, और अर्क की मने शनैश्चर, और सबसे ऊपर जो कक्षा है वह जो है नक्षत्रों की कक्षा है। इस प्रकार से हमने आपसे चर्चा किया था कि आपको ग्रहों की भू केंद्र की स्थिति इस प्रकार से है। इसी के साथ हमने आपसे चर्चा एक बात और की थी एक दिन पहले, कि हम जब इस गोल कहते हैं, गोल कहने का मतलब है 3 चीजें इस गोल में आएंगी। सबसे पहला भूगोल, दूसरा खगोल, और तीसरा भगोल। भूगोल कहने का मतलब था हमारी अपनी पृथ्वी, हमारा अर्थ। दूसरे नंबर पे जो है वह हमारा प्लेनेटरी पोजीशन का जो कंडीशन है, उसको हम लेते हैं खगोल में, यानी वह पट्टी, वह एक क्षेत्र विस्तार जहां सारे ग्रहों की स्थिति जो है बताई गई है। और तीसरा नंबर जो हमारा भगोल है, उस भगोल को जहां पे नक्षत्रों की स्थिति है, तारों की स्थिति है, उसको आचार्यों ने भगोल कहा है। तो इस भगोल को मैंने आपसे बताया था कि भ पंजर, भगोल,
फिर जो है भानी, ऐसे अलग अलग उसके जो है पर्यायवाची आपको ज्योतिष के ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन ये भ वाले जितने नाम हैं आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पे सिद्धांत स्कंध के क्रम में इनको जो है ऊपर नक्षत्रों की कक्षा के नाम से जानते हैं। यहां तक सारी बातें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कर ली थी। अब यहां के बाद मैं आपको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं और आपको बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं ज्योतिष का अंश सामान्यतः जान रहे थे, वह बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि सामान्य बातें थी कि जिसको हम समझ ले रहे हैं, द्वादशांश क्या है, नवमांश क्या है, त्रिशांश क्या है ये। और मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि कारण क्या है कि जो ज्योतिष शास्त्र का हमने कहा कि जो मैक्सिमम विस्तार है वह आज के विज्ञान का मूल है। मतलब जहां वो आधारशिला रखेंगे आचार्य कि कैसे आप देखिए एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस जो है कैसे ग्राउंड से यानी जीरो लेवल से लेकर के और टॉप लेवल तक उनका विस्तार होता है, कैसे उन आचार्य, क्योंकि आज तो हमारे पास सैटेलाइट है तो हम सारी चीजों को समझ ले रहे हैं, लेकिन कैसे उन आचार्यों ने बिना हाथ में किसी मशीनरी के हुए भी सिर्फ आकाशीय गणनाओं को अपने आंखों से देख करके और त्रिभुजों के माध्यम से गणितीय गणनाओं को करके और उन ग्रहों को अपने कॉपी पर लाके स्पष्ट कर दिया। और पहले आप जानते हैं कि कॉपी की भी परंपरा नहीं थी, गणित को धूलीकर्म कहते थे। धूलीकर्म कहने का मतलब था कि जमीन पे, मिट्टी पे, धूल पे, बालू पे लिखा और लिखने के बाद से एक क्रम से मिटा दिया। तो आप एक बार जरूर इस चीज को समझेंगे, आपको लगेगा कि आचार्यों का कैलकुलेशन लेवल क्या था। आज हम क्या होता है सामान्य अवस्था में, मैंने आपसे एक अक्षांश के संबंध में जब उस दिन चर्चा की थी कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा अक्षांश क्या है, तो इस पे हमारे पास कोई लॉजिक नहीं था। हम जानते हैं कि हमें से 90% लोग ऐसे होते हैं कि अगर अक्षांश पूछा जाए तो जाहिर सी बात है गूगल देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि वेद करने से अब जाहिर सी बात है जो चीजें डेटा में है उनको अब आप फेच कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति को जब समझना हो, क्योंकि भास्कराचार्य कहते हैं कि आप दैवज्ञ हैं या गणितज्ञ हैं, इसका मतलब है कि अगर आपको किसी स्थान पे भी अगर निर्जन वन में छोड़ दिया जाए तो उस निर्जन वन में आप केवल सूर्य को देख करके और अपने दिग, देश और काल तीनों की स्थिति का पता लगा लेंगे। यानी आप किस अक्षांश पे हैं, किस जो है आप कह सकते हैं देश मतलब क्या है, किस दिशा में है और समय अभी क्या हो रहा है। और एक दैवज्ञ को इन तीनों को जानना बहुत आवश्यक है। तो मैंने आपसे जो बातें करी थी वो यहां तक की चर्चाएं अभी जो है संपन्न हुई थी। अब हम अभी जो है एक नए उसके साथ में स्लाइड के साथ में आगे बढ़ते हैं और फिर जो है इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपसे कहा था कि भूमि का स्वरूप बता दिया था। अब हम आते हैं एक प्रसंग आचार्य ने बताया है। अब आपको हमें लग रहा है स्लाइड जो है सबको विजिबल है स्क्रीन पे, सबको सभी लोग देख पाने में जो है उसको जो है देख पा रहे होंगे। इसमें आप देखेंगे कि जो सबसे पहले मैंने बताया था आपसे कि जो सबसे पहली हमें गणना करनी है वह स्वस्थान। आपको श्लोक भी दिख रहा होगा ये कि ये स्वस्थान है क्या, आखिर स्वस्थान कहेंगे किसको। तो पहले ही दिन कक्षा में मैंने आपको बताया था और बहुत मैंने सहजता से इन बातों को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर का स्थान हमें लेना है दिमाग में, लेकिन जब हम एक बार तथ्यों को बैठा लेंगे उसके बाद 1 घंटा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें दिमाग में तथ्यों को यथातथ्य स्थापित करना है। तो आप देखेंगे स्वस्थान क्या है, उसके लिए आचार्य सूत्र देते हैं, लिखते हैं भूमौ तिष्ठति यो यत्र पृष्ठस्थानम तदुच्यते स्वदेशोपि स एवास्य कथ्यते गणिताग्नि। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे कि आचार्य कहते हैं कि भूमौ तिष्ठति यो यत्र, भूमौ यो यत्र तिष्ठति, जमीन पर जो जहां है। आपको बताया था पहले दिन उदाहरण दिया था कि भास्कराचार्य जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जहां है ना वह स्वयं को ऊपर मानता है। भाई हम सोचते हैं कि भारत वाले हम लोग पृथ्वी के ऊपरले सबसे टॉप हिस्से पे हैं और जो नीचे हमारे अमेरिका जो वगैरह जो देश हैं वो हमारे नीचे हैं। लेकिन कई बार ऐसा बचपन में आप देखेंगे दिमाग में प्रश्न भी आता है कि हम लोग ऊपर हैं। तो आचार्य वहां एक बड़ा सुंदर समाधान करते हैं, कहते हैं कदम्ब कुसुम ग्रंथि केसर प्रसरैरिव। मतलब यह जो पूरी पृथ्वी है वो कदम्ब के फूल के जैसा है। आप देखेंगे कदम्ब के फूल में चारों तरफ जो है उसमें छोटे छोटे पुष्प के जो है वो लगे होते हैं चारों तरफ से। तो कहते हैं आचार्य कि ये सब उसी प्रकार कदम्ब के पुष्प पर लगे हुए पुष्प के समान है, कदम्ब के फल पर, और सब एक दूसरे को ऊपर देखते हैं। वो जो जैसे घूमेगा तो उसको लगेगा कि हम ही ऊपर हैं, लेकिन ना कोई जो है ऐसा ऊपर है ना कोई नीचे है, सभी हमारी इस पृथ्वी पर चारों तरफ से लगे हुए हैं। तो कहते हैं भूमौ तिष्ठति यो यत्र पृष्ठ स्थानम तदुच्यते, भूमि पर जो जहां बैठेगा वही उसका पृष्ठ स्थान होगा। जैसे आप देखें चित्र में हमने एक सामान्य सा लिया हुआ है भूगर्भ, है ना। भूगर्भ मतलब आप एक चीज मैं धीरे कर लूं और
एक बार आप सभी अपना माइक बंद रखेंगे जो है, नहीं तो आपको फिर समझने में दिक्कत होगी और बाद में आप कहेंगे कि चीजें नहीं समझ में आई। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी है और उस पृथ्वी के अंदर भूगर्भ है, जिसको आज हम लोग कोर कह लें या क्रोड कह लें। तो अगर हम जहां हैं, आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने कहा कि पृथ्वी का शेप कैसा है, आकार कैसा है, तो हम सभी ने पढ़ा था कि भाई गोलाकार है, कभी फिर कहा किसी ने कि नहीं संतरे की भांति जो है चपटी है पृथ्वी। और आकार भी आप जानते हैं कि फिक्स नहीं है, आकार में भी परिवर्तन। जिस समय हमारी पृथ्वी बनी उस समय उसका आकार कुछ और था, धीरे धीरे वर्तमान में उसका आकार कुछ और है। अलग अलग इस पे आचार्यों ने मत दिए। गदाधर शुक्ला जी, आप अपना माइक बंद करेंगे। तो आचार्यों ने इस पे अलग अलग मत दिए और अभी कहते हैं पृथ्वी जो है क्योड आकार की है, आपने सुना होगा। लेकिन जो भी हम कह लें, है तो किंचित गोलाकार। तो कोई भी अगर गोल है, आप जानते हैं उस गोल का एक केंद्र होगा। जैसे हम अगर एक फुटबॉल को ही लेते हैं, तो फुटबॉल के अंदर में एक गर्भीय केंद्र होगा, एक सेंटर होगा, आप जानते हैं, जिस सेंटर से हम उस फुटबॉल के किसी भी जो है क्षेत्र पर अगर धागा ले जाएंगे तो वह बिल्कुल बराबर जाएगा। जैसे एक चूड़ी आप ले लीजिए, चूड़ी में आप देखते हैं कि जैसे उस चूड़ी में केंद्र दिखता तो नहीं है, लेकिन उसमें एक जो है गर्भीय केंद्र होगा। इसी तरीके से कोई भी एक गोलीय पदार्थ है, उस गोलीय पदार्थ का जो केंद्र है वह केंद्र जो है रहेगा ही रहेगा। और वह केंद्र अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कितने केंद्र होंगे। आप जानते हैं कि किसी भी गोल पे 3 केंद्र होते हैं। गोल पे यानी आप हमेशा गोल मतलब कोई भी गोलीय क्षेत्र, ग्लोब समझ लीजिए, आप अपने दिमाग में यही रखिएगा कि कोई भी एक गोलीय घन क्षेत्र, उसके 3 केंद्र होंगे। कैसे 3 केंद्र होंगे, आप इस चित्र पर देखिए। अगर मानते हैं हम कि एक सबसे पहला मान लीजिए गर्भीय केंद्र होगा, जहां आपको भूगर्भ दिख रहा है, और 2 पृष्ठीय केंद्र होंगे। पृष्ठीय केंद्र होंगे यानी सेंटर ऑन द सरफेस, उसके जो ऊपरला ऊपरला जो उसका पृष्ठ है, ऊपर का भाग है, यानी इस पोर्शन पे, और यहां इधर इस साइड पोर्शन पे, यानी दोनों पृष्ठों पे उसके यहां और यहां दोनों साइड जो है इसके 2 केंद्र और होंगे, जिनको कि पृष्ठीय केंद्र कहेंगे। तो आप एक वस्तु अभी ध्यान में रखेंगे कि भूमौ तिष्ठति यो यत्र, यानी भूमि पर जो जहां बैठ रहा है। अब मान लीजिए यहां कोई एक व्यक्ति है, इस वाले में यहां इस क्षेत्र में लेते हैं, यहां तो भूमौ तिष्ठति यो यत्र, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो यहां बैठा हुआ है। हमने कहा कि भाई एक कोई वस्तु ले आते हैं, यहां हमने कहा कि भाई ये कौन है, तो ये एक ए आदमी है, ठीक है ना। अब ये एक कोई ए आदमी है जो यहां बैठा हुआ है। अब आपको ये दिख रहा होगा, यानी ए आदमी जो बैठा हुआ है इस फोटो में आप देख रहे होंगे, तो इस ए आदमी का पृष्ठ स्थान यही कहलाएगा जो जहां वो बैठा हुआ है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम मान लीजिए अब ए व्यक्ति जहां बैठा है, यानी ये ए वाला जहां है, इसको थोड़ा हम ए को और बड़ा करते हैं तो थोड़ा आपको और दिखेगा, ठीक है ना। यानी ए जो देखिए आप, कोई आदमी जो बैठा हुआ है, ये उस व्यक्ति का पृष्ठ स्थान हुआ। पृष्ठ स्थान मतलब जहां बैठ रहा है, हमको अंदर नहीं जाना है। यानी जिस जगह पर वो बैठा वो पृष्ठ स्थान। आप अपने घर में कमरे में कुर्सी पे बैठे हैं, वो आपका पृष्ठ स्थान। कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, वो उसका पृष्ठ स्थान। कोई व्यक्ति जो है संयुक्त अरब अमीरात में बैठा है, वो उसका पृष्ठ स्थान। सीधा सीधा आचार्य का अभिमत है कि भूमौ तिष्ठति यो यत्र पृष्ठ स्थानं तदुच्यते, यानी जमीन पर जो जहां बैठा है वही उसका पृष्ठ स्थान हुआ। यहां तक क्लियर है। अब कह रहा है कि स्वदेशोपि स एवास्य, और वही पृष्ठ स्थान जो है जहां वो बैठा है वही उसका स्वदेश कहलाता है। कहां, तो गणिते और आगम में, माने गणित और व्यवहार जो है व्यवहार के संदर्भ में, यानी आगम में, यानी शास्त्रीय आचार्य परंपरा में अगर कोई कहे कि आपको स्वदेश, तो स्वदेश माने जहां आप बैठे हैं। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर अब यहां थोड़ा सा अब आपको पृष्ठ स्थान जब समझ में आ गया, तो पृष्ठ स्थान से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और। वो क्या है भाई, तो हमने कहा कि अब एक चीज और थोड़ा सा निर्धारित कर लेंगे कि जब पृष्ठ स्थान निर्धारित हो गया तो एक चीज हमें और जानना है, वह है ध्रुव स्थान। अब हम सभी 2 बात जानते हैं कि हमारे यहां पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं। भाई हमारे यहां पृथ्वी पर भी 2 ध्रुव है ना, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी पर जो ध्रुवीय प्रदेश के नाम से हम उन्हें जानते हैं, और इनको ज्योतिष की भाषा में ध्रुव स्थान कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये ध्रुव स्थान तो आकाश में होता है जहां ध्रुव तारा रहता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ध्रुव स्थान सिर्फ एक ही होगा।
ध्रुव स्थान कई हो सकते हैं। अब ये बात भी आपको नहीं लग रही होगी सर ध्रुव स्थान कैसे अलग अलग होंगे, इस पे हम चर्चा करते हैं। आप पृथ्वी को बिल्कुल मैंने जैसा ऐसे रखा है, आप एक हिसाब से इसको देखेंगे, मान लीजिए ये उत्तर हिस्सा है और ये दक्षिण हिस्सा है। कई बार क्या होता है, आप कहेंगे सर गोल में तो जो है मानचित्र में जो ऊपर होता है वो हमेशा उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। लेकिन अगर हम पृथ्वी के हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहां देखेंगे कि उत्तर और यहां देखेंगे वो दक्षिण, है ना। लेकिन अगर इसमें अगर देखा जाएगा, जैसे हम ग्लोब में अगर पृथ्वी को बिल्कुल ऐसे घुमा दें, यानी कि जो हमारा जो दोनों ध्रुवीय प्रदेश हैं, यानी जो पृथ्वी के जो दोनों ध्रुव हैं वो अगर बिल्कुल उत्तर दक्षिण में आ जाएं, आप ये बिल्कुल ध्यान देंगे कि हमारे पृथ्वी के दोनों ध्रुव को अगर हम पलट करके और पृथ्वी को बिल्कुल इस पोजीशन में ला दें, जबकि आकाशीय ध्रुव और हमारे पृथ्वी का ध्रुव आमने सामने हो, ये कहेंगे कि सर ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। ये हो सकती है स्थिति कब, अगर मैंने आपसे कहा था अक्षांश वाले प्रसंग में कि अगर कोई व्यक्ति कहां बैठा है, वो अगर वो जाकर के इक्वेटर पे बैठा है, तो इक्वेटर वाले व्यक्ति को क्या होगा कि नॉर्थ पोलर स्टार और साउथ पोलर स्टार दोनों उसके हॉरिजॉन में दिखाई देंगे। ये क्यों दिखाई देंगे, अभी हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। इस वाले श्लोक के बाद वही बात आएगी कि उसको दोनों ही पोलर स्टार उसके हॉरिजॉन में दिखाई देंगे, यानी क्षितिज में संसक्त दिखाई देंगे। मैंने आपसे कहा था कि जब एक बार आपको गोल समझ में आ जाएगा तो करतल कलिता मलकवत दमलम सकलम विदंती, ये गोलम आचार्य जो कहते हैं कि हाथ पे रखे हुए आंवले के समान ब्रह्मांड में आपकी गति जो है, यानी मस्तिष्क आपका विचरण करेगा, तथ्यों को आप समझ पाएंगे और एक दूसरे के साथ उसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो अब कंडीशन क्या हो गया कि जो व्यक्ति मैंने पृथ्वी के पोल पे है, यानी उत्तरी पोल पे है या नॉर्थ पोल पे है या साउथ पोल पे है, उसको जो है अपना पोलर स्टार कहां दिखाई देगा, जस्ट उसके सर के ऊपर हॉरिजॉन में। यही कारण है कि वहां पे जो अक्षांश होता है वो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री होता है, और इक्वेटर पे जो है क्या होता है, क्योंकि ध्रुव जो है वो बिल्कुल उसके क्षितिज में होगा, यानी बिल्कुल ऊपर नहीं दिखाई देगा। तो आपसे मैंने कहा था कि एक सूत्र यहां आचार्य ने बनाया कि ध्रुवोन्नति ही नाम अक्षांश है, यानी ध्रुव जितना आपके क्षितिज से ऊपर होगा वही अक्षांश है, बाकी कोई फार्मूला नहीं है। हम लोग करते क्या है, सामान्यतया ये अभी तक जानते आए हैं कि हमारे यहाँ अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन उन काल्पनिक रेखाओं का निर्धारण कैसे होता है, उसकी प्रक्रिया यही है कि ध्रुव आपके हॉरिजॉन से जितना ऊपर होगा वही आपका अक्षांश है। यहां तक बात क्लियर हो गया। अब एक बात हम देख रहे हैं कि फिर ये ध्रुव स्थान निर्धारित कैसे हो रहा है। हम जानते हैं कि आकाश में हमारे दो पोलर स्टार है, एक हमारा नॉर्थ का पोलर स्टार है, एक हमारा साउथ का पोलर स्टार है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, हम इस दो नाम से जानते हैं। अब आचार्य ने कहा कि भू केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम, एक बड़ी बात यहां आचार्य, मैंने कहा था कि संस्कृत में जब कोई आचार्य लिखता है उसके एक एक शब्द की बड़ी विलक्षणता है, बड़ा उसका शब्द विराट है, वो एक शब्द में पूरी परिभाषा कह देता है। तो कहते हैं कि भू केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम, यानी भूमि के केंद्र से दोनों ध्रुव पर जाने वाला सूत्र। आप देखिए यहां देख पा रहे होंगे, जो मैं माउस यहां होवर कर रहा हूं, ये भू केंद्र हमारा रेड कलर का, ये हमारा भू केंद्र है, और ये हमारे आकाश के दो जो है ध्रुव तारे हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया है। यानी भूमि के केंद्र से इन दोनों ध्रुवों पर जो जाने वाला सूत्र, ठीक है ना, भू केंद्रात यानी भूमि के केंद्र से दोनों ध्रुवों पर जो जाने वाला सूत्र है भू केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम। अब ये क्या कह रहे हैं, आप पृथ्वी को आप देख रहे होंगे, हमें लग रहा है ये उत्तर दक्षिण वाले ऊपर वाली स्थिति में देख रहे होंगे, इस इमेज को अगर थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो कहा कि भू केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम, भूमि के केंद्र से दोनों ध्रुव तारों पर जाने वाला जो सूत्र, एक इमेजिनरी जो है, हम वहां से एक सूत्र ले जाएंगे अपने भूमि के केंद्र से होता हुआ। आप ये सोचें कि वो सीधे पृथ्वी से निकलता है और जाकर के दो ध्रुव तारों पे जाता है। तो होगा क्या कि भू केंद्र से निकला हुआ सूत्र दोनों जो ध्रुव तारों पे जा रहा है, जिस गोल में जहां पर लगेगा वही ध्रुव स्थान हो जाएगा। इस बात को फिर आप ध्यान रखेंगे कि भूमि के केंद्र से ध्रुव तारागत सूत्र जिस गोल में जहां लगेगा वही जो है ध्रुव स्थान होगा। अब पूछेंगे सर ये जिस गोल में जहां वाले का क्या तात्पर्य है, जिस गोल में जहां, क्योंकि कई बार हमें क्या होता है कंफ्यूजन कि सिर्फ दो ध्रुव हैं, ऐसा नहीं। अगर इतना होता तो आचार्य को यद गोले यत्र संयुतम कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ जो है पृथ्वी पर ही भूगोल पे ही बताना होता। तो अब भू केंद्र से गया हुआ सूत्र जब दोनों साइड आप सोचे जब निकलेगा, हमारे उत्तर दिशा में जाएगा तो उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी में लगेगा, दक्षिण दिशा में निकलेगा तो वो जो है साउथ पोल पे जाकर के पृथ्वी के टच होगा। यानी
भूमि के केंद्र से एक सूत्र निकलेगा, वह जाकर के सीधे आपके नॉर्थ पोल को छूता हुआ ध्रुव तारा पे जाएगा। ऐसे ही दक्षिण की तरफ एक सूत्र बढ़ेगा, वो साउथ पोल पे जाकर के टच होगा और जाकर के ध्रुव तारा तक जाएगा। तो जहां जहां पृथ्वी में जो दो जगह लगा, वहां पृथ्वी पर भी दो ध्रुव स्थान हुए। खगोल में जहां दो जगह लगेगा, उन खगोल में भी दो ध्रुव स्थान होंगे। और जो भगोल यानी जिन तारों को हम देख पा रहे हैं, ध्रुव तारों को, वहां जहां जाकर के लगा, वहां भी ध्रुव स्थान होंगे। यही आचार्य को जरूरत थी कि उन्होंने कहा कि भाई भू केंद्रात ध्रुवगम सूत्रम यद गोले यत्र संयुतम। और ठीक है भाई, इस हिसाब से फिर क्या कहा कि सौम्ययाम में ध्रुव स्थान है। ध्रुव स्थाने द्विवचन का प्रयोग है, यानी आचार्य दो ध्रुवों के बारे में बता रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि एक सौम्य ध्रुव स्थान होगा और एक याम्य ध्रुव स्थान होगा, यानी एक उत्तरी ध्रुव स्थान और एक दक्षिणी ध्रुव स्थान, यानी एक नॉर्थ पोलर जो है नॉर्थ पोल और दूसरा जो है एक आपका साउथ पोल। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। पृथ्वी पर लगा तो पृथ्वी पे दो जो है पोल हुए, एक नॉर्थ पोल हुआ, एक साउथ पोल हुआ। ऐसे ही जहां जाकर के भगोल में लगा, यानी नक्षत्रों पे जहां लग रहा है दोनों ध्रुवों में, वहां उत्तरी ध्रुव तारा और दक्षिणी ध्रुव तारा, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, ये दो हो गए। अब जहां ये लग रहा है पृथ्वी में, आप देखेंगे कि सौम्ययाम में ध्रुव स्थाने, और कहा खमध्य देव दैत्यो, वो जो क्या होगा कि देवताओं के और दैत्यों के खमध्य में लगेगा। अब ये खमध्य कौन सा, एक नया बवाल है, हम इसको आगे विचार करेंगे। अभी जस्ट इसके बाद वाले श्लोक में आएगा खमध्य क्या है, ठीक है ना। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि वही जो दोनों ध्रुव स्थान हैं, यानी ऊपर में जो ध्रुव तारा है, यानी उत्तर में कहा, एक अपने यहां जानते हैं पौराणिक मान्यता है कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर सुमेरु पर्वत है, उसको मानते हैं कि उधर सुमेरु का इलाका है, और उधर कौन रहता है, देवता। और दक्षिण का जो ध्रुव स्थान है उसको क्या कहते हैं, वह कुमेरु है, इसलिए उधर कौन रहते हैं, दैत्य। तो देव और दैत्यों के हिसाब से जो दोनों ध्रुव तारे हैं ना, उन दोनों के खमध्य यानी जस्ट आकाश में ऊपर ऊपर है। अब थोड़ी सी बात यहां आपको और पेचीदा हो गई। अब थोड़ा हम इसको अगले वाले सूत्र में और अगले वाले क्षेत्र में हम आपको समझाते हैं। ये आप देखेंगे कि हाँ, इसी वाले सूत्र से आपको एक बात और समझ में आ जाएगी। कहते हैं कि अब यहां कहा क्या कि भूमौ तिष्ठति यो यत्र पृष्ठस्थानम तदुच्यते स्वदेशोपि स एवास्य कथिते गणितागमे। अब भूमि गर्भात स्वदेश स्पृक्। अब ये देख रहे हैं आप, भूगर्भ है, और ए मैंने कहा था ये जो व्यक्ति बैठा है ए पे, वो उसका स्थान, और ये आपका हो गया आकाश, ठीक है। तो क्या कहा कि भूमि गर्भात, यानी भूमि के गर्भ से, भूमि के अंदर से, स्वदेश स्पृक् यानी अपने स्थान को छूता हुआ। स्वदेश हमने किसको कहा था, अभी मैंने आपसे बताया था कि स्वदेश क्या है भाई, तो भूमौ तिष्ठति यो यत्र, भूमि पे जो जहां बैठा है वह उसका स्वदेश है। अब आप एक बार थोड़ा आंख बंद करके कल्पना कीजिए कि भूमि के गर्भ से एक सूत्र निकली, यानी भूमि के केंद्र से एक सूत्र आया, और वह सूत्र आपको स्पर्श करता हुआ जाके आकाश में लग गया। आकाश अनंत है, लेकिन आप अपने सर के ऊपर के एक तारे के बारे में सोचिए जो बीचों बीच दिखाई दे रहा है। यानी भूमि के केंद्र से एक सूत्र निकला, और ये देखेंगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यह आगे के पूरे खगोलीय मैपिंग का आधार है। अगर आपको लगता है कि अगर कुछ छूट जाता है और मैं समझ लूंगा, तो एक तो इसे 2D ग्राफ में समझाना ऐसे कठिन है, बिना गोल के जो है, बिना 3D जो है आपके सामने गोल रखे, वो कठिन होगा। मैं फिर भी सारे ग्राफ्स के माध्यम से चाहूंगा कि मैं एक बार आपके दिमाग में तथ्यों को डाल दूं, लेकिन अगर आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो आपको चीजें बिल्कुल पानी की तरह दिमाग से निकल जाएंगी। तो कहा क्या कि भूमि गर्भात स्वदेश स्पृक्, यानी एक सूत्र आप कल्पना करिए, जहां आप बैठे हैं वहां एक भूमि के केंद्र से एक सूत्र आती है, और आपको स्पर्श करते हुए सीधे जाके आकाश में कहीं लग जाती है ऊपर। आकाश में कहां लगी भाई, कहीं एक तारा आप देख लीजिए, आकाश में कोई एक नक्षत्र जो है आप देख लीजिए। तो होगा क्या कि भूमि के केंद्र से वह जो सूत्र निकली, उसको क्या कहे, जिस स्थान से निकली, भूकेंद्र। जहां आप बैठे हैं उस स्थान को कहा स्वदेश, और ऊपर जाकर के जहां आकाश में लगी उस स्थान का नाम इन्होंने रखा है खमध्य। इसका क्या नाम रखा है, खमध्य, यानी जो है आकाश का मध्य भाग। खमध्य कहने का क्या मतलब, और खमध्य का एक और नाम रख रहे हैं आचार्य, क्या, खस्वस्तिक। अब एक चीज आप देखेंगे, यहां मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो भी डायग्राम, जो भी ग्राफ हम बनाएंगे, वो भूगोलीय जो है, भूगोलीय, भगोलीय और खगोलीय तीनों ही कॉन्सेप्ट में बराबर जाएगा। जैसे हमने कहा कि एक कोई रबड़ आप ले लीजिए, इलास्टिक, और इलास्टिक को आप बिल्कुल ग्लोब पे फंसा दीजिए,
अब जब हम उस ग्लोब को, अगर हम कहें कि हम उसी इलास्टिक को सेम कंडीशन में उठा करके या उस गोल को हम बड़ा कर दें अंदर हवा भर के, तो वो इलास्टिक उसी के साथ साथ एक्सपेंड हो जाएगा। यानी वो मैपिंग बदलेगी नहीं, जो उस भूगोल पे थी वही खगोल में भी गई और उसको थोड़ा और इलास्ट किया, यानी और बड़ा किया, तो वो जाकर के भगोल तक गई। यानी ये जो भी गणनाएं, ये जो भी मैपिंग हम करेंगे, जिस हिसाब से वो भगोल में होंगी, सेम डायरेक्शन में वो खगोल पे भी उतरेंगी और सेम डायरेक्शन में वो आकर के आपके भूगोल पे भी बराबर बराबर आएंगी। तो अब क्या हुआ, आपसे मैंने कहा कि भूमि केंद्र से एक सूत्र निकला, आपके स्थान को स्पर्श किया और आकाश में गया। आकाश में जहां लगा उसको खमध्य या ख स्वस्तिक कहे। अब इसके बाद हमने आपको यह बताया था कि यहाँ पे ध्रुव स्थान आपने देख लिया कि जो है 2 ध्रुव स्थान हो गए। अब आते हैं यहाँ पे याम्योत्तर वृत्त, क्षितिज वृत्त और समस्थान। याम्योत्तर और क्षितिज और समस्थान की क्या जरूरत है, आखिर ये कौन से भाई वृत्त हैं, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक चीज आप देखेंगे, आपके यहां सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, आखिर सूर्योदय हम कब मानेंगे, सूर्यास्त कब मानेंगे, हम मध्याह्न काल कब मानेंगे? जब हम किसी भी स्थान का मध्याह्न निर्धारित करते हैं कि इनके यहां दोपहर कब होता है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक स्थान वाले के लिए दोपहर का समय अलग अलग होगा, मध्याह्न काल अलग अलग होगा। हमने आपसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि आप एक ये चीज जानेंगे कि प्रत्येक स्थान वसा जैसे ही आपका डायरेक्शन बदलेगा, सारी चीजें उस स्थान के हिसाब से शिफ्ट हो जाएंगी। एक चीज छोड़ के, वो क्या है, वो है आपका नाड़ी वृत्त, यानी इक्वेटर छोड़ करके। क्योंकि इक्वेटर का जो सेंटर है, जहां से इक्वेटर बनता है, वो उसका सेंटर निर्धारित है, यानी उस सेंटर में कोई डिफरेंस नहीं होना है। इक्वेटर किससे बनना है? ध्रुव तारा से। अभी आपको लगेगा कैसे बनेगा, उस पर हमने चर्चा नहीं की है, अगले श्लोक में उस पर चर्चा करेंगे कि इक्वेटर बनता हमारा कैसे है, कैसे इक्वेटर का निर्धारण हुआ। नहीं तो हम इक्वेटर कहीं बना देते। क्या कारण था कि इक्वेटर जो है वहीं बनाना पड़ा? भाई पृथ्वी पे कहीं से बीच मान लेते। आप तो देख रहे हैं, जैसे हमने एक समय निर्धारित कर दिया कि भाई ग्रीनविच है, उसके पहले जो है यल्लंकोजयनी पूर्व परिकुरुक्षेत्रादि देशांश प्रसत आचार्यों ने कह करके और लंका को जो है समय आरंभ का बिंदु माना था। लेकिन क्या आवश्यकता थी कि जो आचार्य ने जावा सुमात्रा द्वीप के पास में 0 डिग्री इक्वेटर माना, वही आज भी हम अनुसरण कर रहे हैं भूगोल में भी और खगोलीय पैमानों पे भी। इसका क्या कारण था? कारण यही था कि वह जो ध्रुव स्थान, जो आपका इक्वेटर है यानी नाड़ी वृत्त है, वह नाड़ी वृत्त, उस नाड़ी वृत्त का जो केंद्र है जिससे वह बनता है, वह स्थिर है। उसके पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि अब याम्योत्तर वृत्त क्या है। यहां मैंने क्या किया कि पृथ्वी को जो है यहां पे शिफ्ट कर दिया। जो गोल आपको दिख रहा है, इसको आप पृथ्वी के भी रूप में ले सकते हैं। और अब हमने यहां कहा कि पृथ्वी मान लीजिए एक छोटे से यहां गोले के बराबर है खगोल में, क्योंकि अब हम जो मैपिंग करेंगे वो पृथ्वी के ऊपर की मैपिंग होगी, यानी आकाशीय मैपिंग होगी। कैसे करना है? कहा याम्योत्तर वृत्त क्या होगा? कहा खमध्य ध्रुवयोर लग्नम वृत्तम याम्योत्तरम तथा। खमध्य और दोनों ध्रुवों में जाने वाला वृत्त। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का खमध्य अलग अलग होगा। खमध्य यानी जेनिथ। प्रत्येक व्यक्ति का जब खमध्य अलग होगा, तो अब एक सूत्र जो है ये कह रहा है, क्या क्या फॉर्मूला बता रहे हैं इसके लिए, कि खमध्य ध्रुवयोर लग्नम वृत्तम याम्योत्तरम था। खमध्य और दोनों ध्रुव में जाने वाला जो वृत्त। अब एक चीज आप देखें यहां पे इस ग्राफ में, खमध्य मतलब ये ऊपर वाला, मैंने आपसे कहा कि यहां कोई व्यक्ति बैठा हो और ऐसी स्थिति में, यानी ये इक्वेटर की स्थिति है आप जो देख रहे हैं, इक्वेटर वाले कंडीशन में ही आपको दोनों स्टार्स जो हैं ये आपको जा करके हॉरिजॉन में दिखाई देंगे। तो ये हमारा खमध्य है। मान लिया हम इक्वेटर में स्थित है, हमारा खमध्य यहां हो गया। अब यहां अगर कोई व्यक्ति जस्ट होगा जो इक्वेटर पे नीचे जमीन पे बैठा होगा, तो ये ऊपर वाला जो पोजीशन है वही उसका खमध्य हो जाएगा। पृथ्वी पर अगर कोई यहां अगर बैठा होता तो उसका खमध्य यहां कहीं होता। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ा देते तो हो सकता है खमध्य यहां होता। जो बिल्कुल यहां पृथ्वी के पोल पे आ जाता, यानी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे, तो उसके लिए खमध्य ये होता। तो यानी कोई ऐसा आदमी जो बैठा है इक्वेटर पे, उसके लिए खमध्य हो गया आपको ये, यानी उसके माने जहां बैठा हुआ है उसको स्पर्श करता हुआ सूत्र जाकर के आकाश में यहां लगा, ये हो गया ख स्वस्तिक यानी खमध्य। और क्या कह रहे हैं आचार्य के, खमध्य ध्रुवयोर लग्नम, यानी खमध्य और दोनों ध्रुव में जाने वाला वृत्त, यही जो है आपका नॉर्थ साउथ सर्कल होगा। और यही, इसी को हम लोग जो है हिंदी में याम्योत्तर वृत्त कहते हैं। अब आप एक देखें, ये हो गया आपके दोनों पोलर स्टार हो गए,
यानी जो आकाशीय जो दोनों ध्रुव हैं, ये दोनों पोलर स्टार और खमध्य में जाने वाला वृत्त, यानी ये हो गया आपका खमध्य और ये हो गया दोनों पोलर स्टार, एक हम सर्किल ऐसा बना देंगे काल्पनिक जो कि जाएगा। आप बिल्कुल एकदम क्लियरली इमेजिन कर सकते हैं कि आपके आकाश के माने आपके सर के ऊपर जस्ट एक तारा है, उस तारा और दोनों ध्रुव तारों में जाने वाला एक जो वृत्त बनेगा, यह क्या होगा, याम्योत्तर वृत्त कहलाएगा। यहां तक मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा मामला पेचीदा लग रहा होगा, हो सकता है कई लोगों को, इसलिए आपको थोड़ा कष्टकारक लग रहा होगा कि इसके पहले अभी हमने इन सारे तथ्यों को बहुत डीपली समझा नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी इस पे हम लोग कंटिन्यू चर्चा करेंगे और हम आपके साथ अभी कम से कम 3-4 क्लास 5 क्लास तो आगे रहेंगे ही, जब आप बिल्कुल अपने क्वेश्चंस हमसे कर सकते हैं। और इनको समझने के लिए, इनको डाइजेस्ट करने के लिए अभी बीच में आपके पास 2-3-4 दिन का गैप भी है। आपके जो है लेक्चर वाले कैलेंडर में आपने देखा होगा, तो इन तथ्यों को आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कहा क्या कि खमध्य और दोनों ध्रुवों में जो जाने वाला वृत्त है, ये याम्योत्तर वृत्त है। कहेंगे सर इसको समझाने का फायदा क्या है, खमध्य ये याम्योत्तर वृत्त का? तो आपसे मैंने कहा कि जैसे ही हम याम्योत्तर का निर्धारण कर लेते हैं, तो हम मध्याह्न का ज्ञान कर सकते हैं। मध्याह्न यानी हमारा जो है मिड डे कब हो रहा है। हमने आपसे कहा था कि मिड डे का मतलब है कि जब आपका सूर्य है, वह सूर्य आपका नॉर्थ साउथ सर्कल जैसे ही लंघन करेगा, यानी उसको लांघ जाएगा, उसको पार कर जाएगा, तो सीधा है कि अगर पहले है तो पूर्वाहन है, और अगर वो पार कर जाता है तो अपराहन है। तो आपको मध्याह्न काल का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि मध्याह्न से मध्य रात्रि का ज्ञान होगा और उसी से वार प्रवृत्ति इत्यादि के ज्ञान आपको होने हैं, इसलिए इसका ज्ञान यहां पे अपेक्षित है। अच्छा, दूसरा कहा, अब एक बात हमें और जाननी थी। दूसरा मैंने कहा था कि ग्रहों का उदयास्त। अब कहेंगे भाई क्षितिज वृत्त जानने से क्या आवश्यक है? हमने कहा है कि क्षितिज वृत्त, यहां एक नाम दिया है। इस क्षितिज वृत्त का मतलब क्या हुआ? क्षितिज वृत्त मतलब हमारा जो है होरिजोन। अब आपने अभी तक एक सामान्य सी परिभाषा पढ़ी होगी कि भाई साहब जो है क्षितिज किसको कहते हैं, तो हम लोग भूगोल में यही पढ़ते आए हैं कि जहां भी धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, वो क्षितिज कहलाता है। अब आपको लगता है क्या कि धरती और आकाश कभी मिलते होंगे? भाई धरती धरती है, आकाश आकाश है। इन दोनों का मिलना, इन दोनों का संसक्त होना, हाँ इमेजिनरी जरूर होंगे। आप देखते हैं, आपको लगता भी है कि भाई ये नीले कलर का पर्दा जो हमको आकाश में दिखाई दे रहा है, यह कहीं ना कहीं आकर के हमारी हॉरिजॉन को टच कर रहा है। लेकिन क्या बीइंग ह्यूमन, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, बीइंग जो है आप कह सकते हैं एक प्रबुद्ध आदमी, क्या इस तरीके का उत्तर देना उचित है? हम लोग भाई एमए ज्योतिष के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, तो हमें बौद्धिक स्तर भी उस एमए के पाठ्यक्रम तक ले जाना है, प्रयास करना है, कुछ चीजों को हम समझें। तो फिर बोले क्षितिज है क्या, ये कैसे आप हॉरिजॉन का निर्धारण करेंगे? तो अब यहां दो बातें आएंगी, एक गर्भीय क्षितिज और एक पृष्ठीय क्षितिज। अब एक कहेंगे सर एक तो अभी तक तो मैंने जो है कठिन हुए जा रहा था, ये फिर गर्भीय पृष्ठीय क्षितिज क्या होगा? एक हम पहले समझ लेते हैं क्षितिज, फिर हम उसको गर्भीय और पृष्ठीय बात करेंगे कि एक जो हमारे सेंटर पे एक हॉरिजॉन बनेगा वो, क्योंकि आप देखिए कि पृथ्वी के अगर आप ऊपरले हिस्से पे हैं, पृष्ठ पे हैं, तो एक आपका हॉरिजॉन बनेगा जो बिल्कुल पृष्ठ पे बनेगा, और एक जो क्षितिज बनेगा जो बिल्कुल गोल के बीचों बीच बनेगा। आप सोच सकते हैं इस बात को। एक ग्लोब आप लीजिएगा, जो गोल ग्लोब के बीचों बीच वाला हॉरिजॉन जो बनेगा, एक वो, और एक जो जहां आप बैठे हैं आपको जहां तक दिखाई दे रहा है वो, ये दो तरह के क्षितिज बनेंगे। इनका निर्धारण कैसे होगा? तो अब आती है कल वाले सूत्र की बारी, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि 90 डिग्री का आर्क हम कैसे लेंगे, 90 डिग्री का चाप कैसे लेंगे। तो अब यहां इसी सूत्र में आचार्य बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई कि खमध्य तो नवत्यंश ही, यानी खमध्य से 90 डिग्री के चाप से यत वृत्तम तत्क्षितिजम स्मृतम, जो 90 डिग्री के चाप से वृत्त बनेगा वह क्षितिज कहलाएगा। अब आप देखें, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ये क्या है आपका खमध्य, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, यह रेड कलर का क्या है आपका ख स्वस्तिक या खमध्य। खमध्य माने, फिर हम आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि आपको माने भूमि के केंद्र से निकला हुआ सूत्र आपको स्पर्श करके आकाश में जहां लगा, यानी जस्ट आपके सर के ऊपर वाला जो तारा है वह क्या हो गया, खमध्य वाला तारा। एक केंद्र हमने उसको ले लिया, और उससे हमें लेना है एक 90 डिग्री का चाप। अब ये 90 डिग्री का चाप, 90 डिग्री का आर्क लेंगे कैसे?
तो ये आप देखें, मैंने आपको बताया था कि ये पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का है। अब हम जैसे ही 90 डिग्री का आर्क कहें, 90 डिग्री का चाप कहें, तो आप सीधे ख स्वस्तिक से लेकर के और इसका जो है ध्रुव तारे तक आप आ जाइए। और ये किस व्यक्ति का कंडीशन है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, जो व्यक्ति बिल्कुल इक्वेटर पे स्थित है उसी का यह जो इमेज है, यही मैपिंग जो है उसी की है। तो यहाँ जो है आपके ख स्वस्तिक से यानी खमध्य से लेकर के, और ये आप देखेंगे 1/4 हमने लिया है। अगर हम इसको अगर किसी एक 4 टुकड़े में काट दें तो हमारे पास जो ये एक टुकड़ा बन रहा है ख स्वस्तिक से लेकर के, और ये हमारे स्टार तक, ये 90 डिग्री का टुकड़ा ये, और एक 90 डिग्री का टुकड़ा ये, यानी 9 दूनी 1 18 180 अंश ये हो गए, और 180 अंश नीचे हुआ 360 डिग्री। तो खमध्य से लेकर के और इस ध्रुव तारा तक हमारा क्या है, ये 90 डिग्री का चाप हुआ। अब हम इस चाप को जब घुमाएंगे, आप देख रहे हैं ये जो है, तो घुमाने से जो सर्कल बना यानी जो वृत्त बना, किसको, इस वाले चाप को पकड़िए और पकड़ करके मान लीजिए खमध्य से है, हमने एक चाप लिया और उसको ऐसे चारों तरफ से घुमा दिया। तो जो, और इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आपके पास फुटबॉल होगा ना, उस फुटबॉल में हम क्या करते हैं, जहां से हवा भरते हैं ना, वहां एक जो है छोटा सा कील फंसा दीजिए, और उस कील से एक धागा बांध करके आप ले आइए बिल्कुल उस बने जो है फुटबॉल के बीचों बीच, मतलब बीच यानी सेंस उसके पृष्ठ पे, यानी उसके ऊपर वाले सरफेस पे, और उसको जब आप घुमाएंगे ना, आप देखिए चेन बांध के घुमा दीजिएगा, तो उस एक गेंद के चारों तरफ एक वृत्त बनेगा, एक सर्कल बनेगा। ये कैसे बना, तो हमने क्या किया था, उस फुटबॉल के खमध्य से एक बांधा, उस फुटबॉल को अगर आप ब्रह्मांड समझते हैं तो उसके ऊपर एक जो है कील लगाइए और उससे एक सूत्र लीजिए यानी धागा लीजिए और इस वृत्त खींच दीजिए। ये जो वृत्त बनेगा आपका, यही क्षितिज वृत्त है। अभी आप देखेंगे तो अगर ब्रह्मांड को मानते हैं तो ब्रह्मांड को ले लीजिए, और आप जहां बैठे हैं वहां से एक 90 डिग्री का चाप खींच करके इस पृथ्वी पर जो है चारों तरफ एक गोला बना दीजिए, वो आपका अपना क्षितिज हुआ। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि क्षितिज वृत्त क्या है। अब यही देखेंगे कि खमध्य से 90 डिग्री के चाप से जो वृत्त बना वो हमारा क्षितिज वृत्त। अब इसी क्षितिज वृत्त के ऊपर जब सूरज आता है तो हम कहते हैं सूर्योदय हो गया, और जब नीचे चला जाता है तो सूर्यास्त कहते हैं। अब एक बात यहां और आपको समझने लायक है कि हम अभी तक सोचते थे कि सूर्योदय कब हुआ, तो हम कहते थे जब सूर्य हमको दिखाई दे दिया। अब ठंडी के टाइम में कोहरे में क्या होता है, कई बार सूर्य हमको विजिबल नहीं होगा, तो क्या सूर्योदय नहीं हुआ? या गर्मी के टाइम में जब देखेंगे, जब गर्मी कड़ाके की होती है और जब पता लगता है सूरज की लालिमा हमारे पृथ्वी पे एकदम, मतलब हमारे आंख के सामने, हमारे क्षितिज पे बिल्कुल चमाचम दिखाई देती है, तो क्या उस समय हम मान ले कि सूर्योदय हो गया? ऐसी स्थिति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि पृथ्वी जब हमारे होरिजोन से यानी हमारे अपने क्षितिज से 13.5 डिग्री नीचे होगा, उस 13.5 डिग्री नीचे होने की स्थिति में आपको सूर्य की लालिमा बिल्कुल आपके क्षितिज पे दिखाई देती है। और ऐसे ही जब आप देखेंगे कि अस्त होने के 13.5 डिग्री नीचे जाने तक आपके पश्चिम दिशा में जो है आकाश में लालिमा छाई रहती है। तो मतलब निर्धारण कहां से हुआ सूर्य के उदय का, कि जब जो सूर्य हमारे क्षितिज के ऊपर आया तो हमारा सूर्योदय, और क्षितिज के नीचे चला गया तो सूर्यास्त। यहां तक जो है बातें क्लियर है। अब कह रहे हैं क्या एक बात जो है कि गर्भीय क्षितिज क्या है। आपसे एक बात मैंने कहा, क्योंकि सूर्य जो है वह हमारे पृथ्वी के बीचों बीच वाले क्षितिज पे, यानी हम जहां भूमि के केंद्र में, अगर मान लीजिए हम एक वृत्त की कल्पना करते हैं, जिस वृत्त का केंद्र भू केंद्र है, यानी हमारे पृथ्वी का जो अपना सेंटर है अंदर, इनर सेंटर, उस इनर सेंटर के चारों तरफ अगर हम एक वृत्त बनाएं जो हमारे पृथ्वी के गर्भ के जस्ट समानांतर होगा, एक तो वो क्षितिज होगी, और जो दूसरा क्षितिज बनेगा जब हम आकाश से एक आर्क लेंगे और जब अपने चारों तरफ खींचेंगे तो एक हमारी वो क्षितिज होगी। तो जो गर्भीय क्षितिज हुई यानी जो पृथ्वी के जस्ट हमारे सेंटर के यानी भू केंद्र के समानांतर है, यानी जस्ट उसी के चारों तरफ जो सर्किल बनेगी वह हमारी गर्भीय क्षितिज हुई। तो अब ये किसने जो है प्रेजेंटेशन यहां स्टार्ट कर दिया भाई साहब, इसको कैंसिल करेंगे ये।
ये बड़ा इनडिसिप्लिन मैनर है ये सब चीज सर। दिखाई दे रही है क्या मेरी वाली स्लाइड? हाँ सर। बहुत दूर चली गई सर। जी सर। सेंटर में। दिखाई दे रही सर। अच्छा, फिर से मैं एक बार उसको ले आ रहा हूँ। स्लाइड नहीं दिखाई दे रही सर। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब आपको फिर से दिखाई दे रहा होगा। नो सर, नहीं दिख रही है सर। लॉक हो गया है सर। आ गया सर। आगे तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूरा एक फ्लो ही खत्म हो जाता है, जैसे बीच का वो एक बार कंटिन्यूटी खत्म होती है। तो मैंने आपसे कहा कि अब देखेंगे आपकी एक जो है, जैसे हम कह रहे थे, आपसे चर्चा कर रहे हैं कि हम अगर पृथ्वी को एक फुटबॉल मान लें और उस फुटबॉल के अंदर एक केंद्र है और उस केंद्र के चारों तरफ, यानी उस फुटबॉल के चारों तरफ एक जो है आपको सर्कल चारों तरफ से बनेगा, यानी उस फुटबॉल का भी एक क्षितिज होगा जो कि गर्भ केंद्र से बनेगा, और एक उस फुटबॉल का अपना क्षितिज होगा जहां की वह बैठा हुआ है और जहां तक वो देख पा रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। अब दो क्षितिज बने, एक गर्भीय क्षितिज और एक जो है पृष्ठीय क्षितिज। ये दो प्रकार के क्षितिज आपको होंगे। यह जो गर्भीय क्षितिज होगा ना, वह हमेशा ही क्या होगा कि आपके मतलब ऊपर वाले, यानी जहां से आप बैठे, अगर वहां से 90 डिग्री का चाप लेते हैं तो हमेशा गर्भीय क्षितिज ही बनेगा। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब एक बात थोड़ी सी और आती है, कहा क्या कि जो गर्भीय क्षितिज है वह आपके पृष्ठीय क्षितिज के जस्ट समानांतर होगी, यानी जस्ट उसके नीचे होगी। यहां ये बात कह लेते हैं, जब हम आगे आते हैं थोड़ा सा एक तथ्य और आएगा, वहां जाके और क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ी बात जो है इस वाले प्रेजेंटेशन में आपको कई चीजें आएंगी और धीरे 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 पूरा जो है गोल जिसको हम कह रहे हैं वह आपको क्लियर होगा। और खास करके ये रिकॉर्डिंग्स आपको इग्नू जो है आरसी वाराणसी के चैनल पे आपको मिल जाएंगी, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे जितनी बार चाहें उसे जो है देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर ये प्रेजेंटेशन मुझे शेयर करना पड़ेगा, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो अब आरसी वाराणसी के चैनल पे चाहे जितनी बार आप चाहें उसको जो है देख करके और आराम से जो है समझ सकते हैं। अब एक चीज आप देखें, हमने कहा कि आपने क्षितिज वृत्त बना लिया और याम्योत्तर बना लिया ना, कि एक हमने क्षितिज वृत्त कहां से बनाया था, तो खमध्य से 90 डिग्री के चाप से। एकदम रिकॉल करिए दिमाग में, क्योंकि मैं आपसे बार बार ये चीजें आपको बैक वाले से जोड़ूंगा। हर चैप्टर जैसे ही मैं अगला पॉइंट पढ़ाऊंगा फिर एक बार आपको पीछे की तरफ रिकॉल करूंगा। तो हमने क्षितिज वृत्त कैसे बनाया? क्षितिज वृत्त बनाया था यानी खमध्य से। खमध्य को कैसे बनाया था? तो हमने आपसे कहा था कि भू केंद्र से एक सूत्र ले जाएंगे, वो हमको स्पर्श करता हुआ आकाश में जहां ऊपर लगेगा, हमारे सर के ऊपर जिस तारे पे लगेगा, उससे हम एक आर्क लेंगे 90 डिग्री का और एक सर्कल बनाएंगे। आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आपके हाथ में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन आपको इस एस्ट्रोनॉमी को समझना है। हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो हाईली आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल है। आप इसको बिल्कुल अपने आंखों से, अपने हाथों से, अपने दिमाग से इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के अलग से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल साइंस है। यहाँ हम जो भी चीजें पढ़ेंगे उसको अपने दैनिक जीवन में, मानव व्यवहार में करके देख सकते हैं। वो चाहे हमारा अक्षांश का ज्ञान हो, वह चाहे हमारा जो है एस्ट्रोनॉमिकल कोई भी कैलकुलेशन हो। आचार्य ने कहा था कि अक्षांश को जानने के लिए क्या करेंगे, तो भास्कराचार्य जी ने एक बड़ा अच्छा सूत्र बताया था कि दिनार्ध द्वितेश तिर्यकाग्न्या हृताया स्वकर्णे न चापांस कास्युर नतांसा दिनार्धे वियुक्ता युतास्ते पलांसे रुदक दक्षिणे भागर केरका पश्चात ततः क्रांतितो वैपरीत्य न भानु। क्रांति से विपरीत क्रम से सूर्य का ज्ञान और सूर्य से अक्षांश का ज्ञान। लेकिन अभी बात थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा कि सर ने कौन सी कहानी कही, इसको हम आगे चल के अभी लेंगे और वो आपको मैं समझाऊंगा कि वो कैसे सारी चीजें हो रही हैं। एक बार पहले आप छोटे छोटे जो वृत्त बन रहे हैं इन वृत्तों को दिमाग में रखेंगे। तो अब एक बात हमने आपसे कहा कि एक वृत्त बना जो है क्षितिज वृत्त, और एक आपने बनाया था याम्योत्तर वृत्त। याम्योत्तर वृत्त यानी नॉर्थ साउथ सर्कल। नॉर्थ साउथ सर्कल को कैसे बनाया था? तो आपको याद होगा खमध्य और जो दोनों ध्रुव तारा में एक जो सर्कल बना हुआ था। अब आप बिल्कुल जहां बैठे हैं, आप सोचिए आपके सर के ऊपर जो है खमध्य है और खमध्य के दो से एक सर्कल जा रहा है जो कि आपके दोनों जो है पोलर स्टार में लग रहा है, और वो नीचे भी सेम वैसे ही जा रहा है।
तो ये जो सर्कल होगा ना, आप देखेंगे इसको बोलेंगे नॉर्थ साउथ सर्कल, यानी कि याम्योत्तर वृत्त। और एक मध्य से एक हमने 90 डिग्री का आर्क लिया और उसको चारों तरफ से ऐसे घुमा दिया, तो जो वृत्त बना ये हुआ क्षितिज वृत्त, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। यानी ये वाला जो वृत्त है जो नीचे दिख रहा है, यह क्षितिज वृत्त है, और यह जो उत्तर दक्षिण गया हुआ है जो ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, यानी ख स्वस्तिक से 90 डिग्री का एक आर्क लिया, इससे एक वृत्त जो बनाया वह हुआ क्षितिज वृत्त। इन दो वृत्तों को बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। अब एक बात और आई, क्या हुई भाई, उसमें कौन सा एक नया तीसरे तथ्य पे हम आगे बढ़ते हैं कि गोल में जो वृत्त, ये जानिए कि किसी ना किसी, लगभग सारे वृत्त एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे। काटेंगे यानी सेंस वो जाकर टच होंगे। जैसे हमने आपसे कहा कि एक हॉरिजॉन आप बना लीजिए, आप एक अपना क्षितिज वृत्त बना लीजिए, क्षितिज का अपना एक सर्कल खींच लीजिए, और उसके ऊपर जैसे ही हम एक नॉर्थ साउथ सर्कल ले जाएंगे ना, ये आप देखेंगे नॉर्थ साउथ सर्कल सीधे जाके हमारे हॉरिजॉन पे लग जाएगा। इसकी चर्चा हमने आपसे कल की भी थी कि जब आप एक चूड़ी को देखिए एकदम बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल रखिए और इसके ऊपर एक और चूड़ी ऐसे उत्तर दक्षिण में करके फंसा देंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल जो आपका बेंगल है और जो नॉर्थ साउथ बेंगल है, दोनों एक जगह आकर के सट जाएंगे, आपस में सटेंगे, और ये दोनों तरफ सटेंगे, माने समान दूरी पे, एक यहां और एक यहां, दोनों तरफ आकर के लगेगा। ये कैसे होगा, हम अभी इसको दिखा रहे हैं आपको। जैसे आपके सामने एक बोर्ड जो है, आपके सामने एक बोर्ड खुला हुआ है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, नहीं सर, नहीं दिख रहा। दिखा? एक सेकंड। स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा हुआ सर। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। अब दिखाई दे रहा होगा? हाँ अब सर आ गया जी, यस सर, दिखाई दिया सर। ठीक। अब एक हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। हमने ये किया, एक हमने हॉरिजॉन्टल एक जो है लिया, एक मान लीजिए एक बेंगल आपके पास ये है ना, और हमने क्या करना है, एक बेंगल हमें लेना है बिल्कुल आपको ऐसे, यानी जो इधर लग रही है आके, ठीक है। अब ये नीचे वाली चूड़ी आपकी छिप गई, अभी आप देखेंगे, ठीक है ना। ये एक हॉरिजॉन्टल लिया था आपने, इसको कहां से बनाया है, हम कह रहे हैं यहां के मान लीजिए खमध्य से, ठीक है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक सर्कल है हमारा, जो क्षितिज है हमारी अपनी, इस क्षितिज पे नॉर्थ साउथ सर्कल आप देखेंगे 2 पॉइंट्स पे जाकर के टच कर रहा है ना। एक जो है यहां कर रहा है, ये आप देखेंगे, और एक जो है यहां, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें आप, एक यहां टच किया और एक ये यहां टच किया, ठीक है ना। यानी नॉर्थ साउथ सर्कल, यानी कि याम्योत्तर वृत्त जो है आपका क्षितिज वृत्त से, यानी आपके हॉरिजॉन से जो दो जगह पे आकर के टच कर रहा है, ये जो दोनों जगहों पे टच कर रहा है ना, इसी टच करने वाले स्थान को हम कहते हैं समस्थान, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जिन दो जगहों पे हमारा जो याम्योत्तर वृत्त हमारे हॉरिजॉन को जाकर के टच करेगा, वह क्या कहलाएगा, हमारा जो है समस्थान, ठीक है। अब ये समस्थान जो है आप देख रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि सर स्क्रीन चला गया। अभी मैं दूसरा भी एक ला रहा हूं इमेज है, उसके लिए मैंने हटाया उसको, ठीक है ना। तो अब हमने देखा कि जैसे ही हमारा हॉरिजॉन इसके साथ टच हुआ, यानी नॉर्थ साउथ सर्कल के साथ, आपने देखा एक यहां पे और एक यहां पे, इन्हीं 2 पॉइंट को हमने समस्थान कहा आपसे,
ठीक है ना, आप यहां देख पा रहे हैं बिल्कुल आराम से अपने प्रेजेंटेशन में कि इन जिन दो जगहों पे, यानी नॉर्थ साइड में एक यहाँ पे टच हुआ और एक यहाँ साउथ साइड में जहां टच हुआ, इसी को आचार्य ने समस्थान कहा है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि जो सर्कल जहां एक दूसरे को काटेंगे, एक नया सर्कल वहीं से जन्म लेगा, एक नया वृत्त वहीं से बनेगा। अब कौन सा वृत्त बनना है भाई? तो जहां हमने काटा है, अब एक फिर हम क्या करेंगे, वहां से 90 डिग्री का एक आर्क लेंगे। वहां से 90 डिग्री का आर्क अब कैसे लेंगे, देख लीजिए। बिल्कुल यहां क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है समस्थान, इससे हम एक आर्क लेंगे यहां से 90 डिग्री का। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट है जहां उत्तर समस्थान लिखा है, उत्तर समस्थान से हमने एक 90 डिग्री का आर्क लिया जो आया यहां तक, जो ये रेड बिंदु आपको दिख रहा है। और अब हम इसको क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है रोटेट करेंगे, यानी इस 90 डिग्री के चाप को, यानी जो हमने उत्तर से लिया है बिल्कुल यहां ऊपर तक जो है ला करके, और हम इसको जब चारों तरफ घुमाएंगे, यानी समस्थान से 90 डिग्री के आर्क से एक जो है सर्कल को बनाएंगे, एक वृत्त को बनाएंगे। यह वृत्त कौन सा वृत्त होगा? तो पूर्वापर वृत्त। पूर्वापर वृत्त मतलब ईस्ट वेस्ट सर्कल। और यही जो वृत्त है वह हमारे पूरब और पश्चिम बिंदु का निर्धारण करेगा। बात समझ में आई? यानी आप देखेंगे कि कैसे ये वृत्त बना, तो जहां क्षितिज वृत्त और याम्योत्तर वृत्त एक दूसरे से लगे, उस लगने वाले स्थान को इन्होंने कहा समस्थान। समस्थान से ये 90 डिग्री का आर्क लिया जो कि रेड वाली बिंदु ख स्वस्ति तक गया, वहां से एक वृत्त हमने ये खींचा है जो कि पूर्व समस्थान और पश्चिम समस्थान इन्होंने जो है क्या बोलते हैं, पूर्वापर वृत्त बनाया। बात समझ में आई? अब यह जो पूर्वापर वृत्त बना है, इस पूर्वापर वृत्त से क्या होना है भाई? तो ये कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम डायरेक्शन का निर्धारण होना है। ठीक है, और कोई भी जब ग्रह हमारे पूर्वापर से उत्तर होगा तो हम उसको कहेंगे उत्तर में है, और दक्षिण में होगा तो उसको कहेंगे दक्षिण में है। भाई किस पॉइंट से उत्तर में है, किस पॉइंट से दक्षिण में है? तो वह हमारे पूर्वापर से उत्तर में है और हमारे पूर्वापर से दक्षिण में है। यानी हमारे ईस्ट वेस्ट सर्कल से नॉर्थ में है और हमारे ईस्ट वेस्ट सर्कल से साउथ में है। यहां तक बातें आपको अब समझ में आ गई होंगी। और इसी पूर्वापर वृत्त का एक और नाम है, इसको कहते हैं समवृत्त। समवृत्त क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसको कहां से बना रहे हैं? समस्थान से। तो समस्थान से जो वृत्त बना वह हुआ समवृत्त। और मुझे लगता है कि अब आज की कक्षा हमें यही पूर्ण करनी चाहिए, क्योंकि सभी के लिए समझना थोड़ा सा कठिन जो है ये हो रहा होगा। तो आज की कक्षा को हम यहीं इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं, और अब हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। और यहाँ आपको जो भी दिक्कत हो रहा हो आप बिल्कुल निसंकोच पूछेंगे, विदाउट एनी जो है किसी प्रकार के जैसे लाग लपेट के कि सर ये नहीं समझ में आया। चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। मैंने आपसे कहा था कि एक किताब, आपको एक उदाहरण दे देता हूं फिर इस बात पे हम आएंगे। एक किताब और एक नया मित्र, ये दोनों बड़ा समय लेते हैं। आप देखिएगा कोई व्यक्ति अच्छा अगर आपको लगा और आपको उससे मित्रता करनी हो, तो क्या आपको लगता है कि पहले दिन में उससे बातचीत आरंभ हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आप भाई उसके साथ बैठेंगे 1-2 दिन, हो सकता है कि उसको बुरा लगे, आपको भी झेप लगे कि यार हम क्या पूछे, क्या बात करें। लेकिन जैसे ही जब आप उसके साथ कुछ समय बैठते हैं तो आपसे आपस में जो है संवाद होने लगता है। उसी तरीके से कोई भी नया ग्रंथ आप पढ़ेंगे, कोई भी नया शास्त्र पढ़ेंगे, तो पहले तो आपको थोड़ा कठिन लगेगा बड़ा घमंडी आदमी है, बड़ा एरोगेंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे जब उसके साथ आप अभ्यास बनाएंगे, हम क्या करते हैं, बैठते हैं, बार बार उसको खोलेंगे, बार बार पढ़ेंगे, चीजें जो उसके फैक्ट्स हैं वो दिमाग में आएंगी। चलिए अब आपके हम क्वेश्चंस लेते हैं, एक एक करके हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में आएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के जो है प्रश्नों का उत्तर भी दे सकें। आप जो है डॉक्टर राजा पाठक सर से काउंसलिंग कर रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़ी तन्मयता के साथ उन्होंने बताया और आपने तन्मयता के साथ सारी बातों को सुना। आपके कुछ डाउट्स होंगे, उस डाउट्स के लिए अधिकतम आपके पास समय है 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, और उसके बीच में जो भी सवाल लेंगे हम लोग, पहले तो डॉक्टर साहब के सवाल ले लीजिए। डॉक्टर साहब सवाल लेते हैं, आपका बारी से एक कोई सवाल बोलिए। सर पृष्ठ के क्षितिज को बता दीजिए प्लीज, पृष्ठीय क्षितिज। जी
मैंने आपसे कहा था कि जो आपके खमध्य मतलब जो आपके गर्भीय क्षितिज के जस्ट समानांतर आपके पृष्ठ के ऊपर यानी आपके खमध्य से एक 90 डिग्री का चाप हम ले आएंगे, कहां तक? आपके भूमि के पृष्ठ तक जहां आप हैं, और उसके चारों ओर जो एक वृत्त बनाएंगे वह आपका पृष्ठीय क्षितिज होगा। जब वही वृत्त जब हम आपके पृथ्वी के मतलब जहां आप हैं जो है जिस स्थान पे आप हैं और वहां से अगर आप लेते हैं तो वो जाकर के बिल्कुल जो है पृथ्वी, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था कि एक गेंद पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लगाएंगे और उससे एक 90 डिग्री का चाप जब नीचे तक गर्भ तक उसके लेकर के जाएंगे या 90 डिग्री पूरा लेंगे तो वो जो हॉरिजॉन बनेगा वो हमारा गर्भीय क्षितिज होगा। तो ये इसमें गर्भीय और पृष्ठीय क्षितिज। नेक्स्ट प्रश्न राजू सर सिद्धांत तंत्र और करण, थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए थोड़ा बता दीजिए अंतर। संक्षिप्त में डॉक्टर साहब इस प्रश्न को बताएं। जी, मैंने आपसे कहा था कि सिद्धांत तंत्र और करण जो है यह सिद्धांत स्कंध के 3 ब्रांच हैं। सिद्धांत और तंत्र और करण में एक सामान्य बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है। मैंने आपसे कहा था कि जहां भी ग्रह गणना के लिए काल की गणना हम सृष्टि के आरंभ से करते हैं, आप ध्यान रखेंगे, दैट्स कॉल्ड सिद्धांत। जिस स्कंध में ग्रहों की गणना के लिए काल की गणना हम कल्प के आरंभ से करते हैं, दैट्स कॉल्ड तंत्र। और जहां भी हम इष्ट शक से यानी कोई भी निर्धारित ईयर लेकर के और हम वहां से जो है काल की गणना करके और जब ग्रह की गणना करते हैं, दैट्स कॉल्ड करण। एकदम सिंपल परिभाषा है। और जो ये तंत्र और जो अंतर है ना, ये सृष्टि पूछेंगे सर सृष्टि आरंभ और कल्प के आरंभ में अंतर है जी, इसी को लेकर के जो है 2 अलग अलग ब्रांचेज बनी, 2 भेद बनाए गए, क्योंकि सूर्य सिद्धांत का मानना है कि सृष्टियारंभ में और कल्पारंभ के बीच में जो है अंतर है। तो और तो इसीलिए सूर्य सिद्धांत जो है आपको सिद्धांत का ग्रंथ है, सिद्धांत शिरोमणि तंत्र का ग्रंथ है और ग्रह लाघव इत्यादि करण के ग्रंथ है। जी, आपका अगला। नमस्कार सर, मैं पटना से हूँ, शोभा कुमारी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका वीडियो हम कहाँ पर जा करके देख सकते हैं बार बार, जो सर पढ़ा रहे हैं हमारा? मान लीजिए एक बार में हम तो पूरी बातें कैच नहीं कर पाते हैं सर, तो कहाँ से वीडियो डिस्प्ले कर सकते हैं ऑडियो? ये आप ये बताइए कि काउंसलिंग अगर हम ज्योतिष का करा रहे हैं हाँ। और आप लोगों को दिक्कत ना हो, जैसे अन्नू जी का एक प्रश्न था कि हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसका वीडियो बराबर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ऑफिस कार्यालय में बैठ करके समय चाहे जितना भी लग जाए, आप आरसी वाराणसी जा करके आरसी वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वीडियो आप देख सकती हैं। हम डेली का डेली, कल आज का वीडियो कल पड़ जाएगा करीब दोपहर तक जो है, और सारे इसके पहले के सारे वीडियो पड़े हुए हैं और वो वीडियो आप लगातार देखें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। एक तो काउंसलर इतने सरल और सीधे भाषा में समझा रहे हैं कि ये हमारा और आपका मतलब कि कह लीजिए कि बहुत बड़ा इनके प्रति आभार है कि जिन्होंने इतनी गंभीरता से आप लोगों को बहुत सरल शब्दों में कर रहे हैं जो है काउंसलिंग। जबकि काउंसलिंग का केवल सिर्फ आशय होता है कि आप प्रश्न करेंगे, आप पढ़ के आएंगे, प्रश्न करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन ये तो सर बुक्स तो है नहीं सर, तो पढ़ेंगे कहाँ से? अभी तो जनवरी में आने के लिए बताया गया है कि बुक्स आएंगे। आपने एडमिशन कब लिया है? सर एडमिशन कब लिया है? जुलाई की बुक, जुलाई 2022 में आपने एडमिशन लिया, जनवरी आ गया और आपको अभी स्टडीज, कौन सा स्टडी सेंटर है आपका? हाँ। तो आप पटना के रीजनल डायरेक्टर से मिले? हाँ सर, मैं गई थी सर, उन्होंने बताया कि आपका जनवरी में स्टडी मटेरियल पहुंचेगा। जरा इसे देखें, काफी विलंब हो रहा है, ऐसा नहीं होता है जो है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों का तो दिक्कत नहीं है जो है। हमारे जो जितने हमारे वाराणसी के हैं, सर जयपुर सेंटर में भी मिला है। आप जो है आप रजिस्ट्रार MPDD@ignu.ac.in को एक पुनः मेल करें कि मेरा जुलाई का एडमिशन अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक है। मेरा एक राजा जी से सवाल नहीं मिला है। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न है। सर मैं श्यामल गांगुली बोल रहा हूँ। एक छोटी सी चीज पूछनी थी सर, ये सूर्यादि ग्रह के भगण का क्या मतलब है सर?
देखिए उसके अपने किसी भी ग्रह का जब अपनी कक्षा का एक चक्कर लगाता है उसको एक भगड़ कहते हैं ना। अच्छा सर, रोटेशन, दैट रोटेशन कॉल्ड भगड़। हाँ बिल्कुल, इवोल्यूशन उसका जो है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। सर एक प्रश्न मेरा, विकास बोल रहा हूँ सर। सर मैं राजीव शर्मा बोल रहा हूँ आसाम से। मेरा एक प्रश्न था सर, हाँ, ये ठीक गोल है। संबंधी जो भी आपने पढ़ा है इसके लिए हम कुछ रेफरेंस बुक अलग से पढ़ सकते हैं क्या सर? जी आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसके लिए जो है एक ग्रंथ है गोल परिभाषा। आपको पीडीएफ जो है इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, आप देख लें बिल्कुल। वो आपको और बेहतर होगा कि जो मैं ये इसके चूहा बोल रहा है क्या? आरसी वाराणसी के जो चैनल पे आप देखेंगे पिछली बार जो काउंसलिंग हुई है उनमें लगभग एक आपको लेक्चर होगा गोल ज्ञान का करके, उसकी पूरी सीरीज ही होगी 1 2 3 करके, तो आप उसको देखेंगे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही है वो। प्रणाम सर। सर मेरा एक सवाल था। सर मेरा भी बस 2 प्रश्न और लेंगे। यस सर। सर जो अगर जो दृष्टा है वो इक्वेटर पे नहीं है तो उस केस में सर उत्तर समस्थान और उत्तर ध्रुव का जो स्थान है वो दोनों सर भिन्न हो जाएंगे ना? जी बिल्कुल। और उनमें जो एंगल होगा वो अक्षांश के बराबर हो जाएगा? जी बिल्कुल, क्षितिज और जो है ध्रुव के जो बीच का एंगल बनेगा वो आपको अक्षांश के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल